आज़ादी के अमृत महोत्सव पर राजस्थान विधानसभा द्वारा आयोजित इस विशेष आयोजन में उपस्थित विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर सीपी जोशी जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय विधायकगण, अन्य सभी गणमान्य जनों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप सभी के साथ आज यहाँ लोकतंत्र को सशक्त करने से जुड़े इस पवित्र और गरिमामयी कार्यक्रम में उपस्थित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। विधानसभा लोकतंत्र का पवित्र स्थल है, पवित्र सदन है। मैं मानता हूँ कि विकास की जो भावी मानवीय आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप नियम कानून बनाने और हमारे लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने का यह पावन स्थल है। विधायिका यदि प्रभावी रूप में कार्य करती है तो उसका सीधा असर कार्यपालिका पर पड़ता है और कालांतर में इससे जनता के हित से जुड़े मुद्दों, विकास कार्यों, जन कल्याण योजनाओं को धरातल पर लाया जाकर उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकता है। इसलिए इस सदन के सभी सदस्यों से यह अपेक्षा भी की जाती है कि वे इस सदन की मर्यादा को कायम रखते लोकतंत्र के सशक्तिकरण के लिए कार्य करें। भारतीय परंपराओं में आरंभ से ही लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दो तरह के गणराज्यों के बारे में चर्चा है। पहला है अयुद्ध गणराज्य, अर्थात ऐसा गणराज्य जिसमें केवल राजा ही फैसले लेते, और दूसरा है श्रेणी गणराज्य, माने इसमें हर कोई भाग ले सकता है। वैशाली इस कोटिका देश का प्राचीन गणराज्य माना गया था, पर इससे भी पहले पाणिनि ने कुछ गणराज्यों का वर्णन अपने व्याकरण में किया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में जनपद शब्द का प्रयोग आया है। जनपद माने ऐसे स्थान जिनकी शासन व्यवस्था जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में रहती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं लोकतंत्र से जुड़े देश के सभी सदनों का सदस्य रहा हूँ। राज्य के संवैधानिक प्रमुख के नाते आज राज्यपाल पद पर हूँ, परंतु इससे पहले लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद आज सभी में मैंने काम किया है। इसलिए संसदीय लोकतंत्र में मेरी गहरी आस्था प्रारंभ से ही रही है। यहाँ अपने अनुभवों के आधार पर कहूँगा कि लोकतंत्र की असली ताकत केवल जनता है, जो चुनकर अपने प्रतिनिधियों को संवैधानिक संस्थाओं में भेजती है। इसलिए लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंतर्गत हमारा सर्वोच्च कर्तव्य भी यही है कि जन विश्वास पर खरा उतरते उनके सर्वांगीण विकास के लिए इन संस्थाओं के जरिए हम काम करें। प्रयास करें कि सदन निरर्थक बहस और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का स्थान नहीं है। यह वह स्थान है जहां पर जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर सार्थक रूप में भावी ढंग से कार्य किया जाता है। व्यक्तिगत रूप से मैं यह मानता हूं कि स्वाधीनता का अर्थ राजनीतिक स्वाधीनता भरी नहीं है। स्वाधीनता का अर्थ आर्थिक कल्याण, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक मूल्यों में विश्वास और भावनात्मक पुनर्जागरण। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का यह दायित्व बनता है कि वह इसी संदर्भ में अपने लोकतांत्रिक शक्तियों का अधिकाधिक उपयोग करें। लोकतांत्रिक मूल्य मतदान से चुनी सरकारों में ही निहित नहीं है, बल्कि यह निर्वाचित प्रतिनिधियों की वह आवाज़ है जिसमें पूर्वाग्रहों से परे होकर किन्हीं सार्थक मुद्दों, निर्णयों पर मंथन किया जाता है। मैं चाहता हूं कि सदन के पवित्र सदन में पक्ष प्रतिपक्ष संवैधानिक मर्यादाओं के साथ सहमति असहमति के जरिए अपनी लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति करें। सदन के प्रतिनिधि अपनी बात सदन में रखें,
परंतु अनुशासन और शालीनता के साथ संविधान ने हमें अधिकार दिए तो कर्तव्यों का पाठ भी पढ़ाया है। जरूरत इस बात की है कि दोनों के प्रति ही सजग रहा जाए। लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडलों के अंतर्गत चुने हुए प्रतिनिधियों को बहुत सारे अधिकार हैं। संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 के अंतर्गत सदन के सदस्यों को विशेषाधिकार भी दिया गया है, इसलिए कि बगैर किसी बाधा के वे ठीक से कार्य कर सके। पर जरूरी ये भी है कि हम अपने अधिकारों, विशेषाधिकारों का उपयोग सार्थक रूप में लोकतंत्र सशक्त करने के लिए करें। मुझे कई बार बहुत दुख होता है जब सदन में विचार प्रकट करने के अधिकारों का प्रयोग सदस्य निरर्थक बहस करने, विवादों से जुड़े मुद्दों पर सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने, अप्रासंगिक सवाल जवाबों, एक दूसरे पर छीटाकशी, छिद्रान्वेषण, वैयक्तिक दोषारोपण आज के लिए करते हैं। याद रखिए, सदन लोकतंत्र का पवित्र मंदिर होता है। यहाँ पूर्वाग्रह रखते आरोप प्रत्यारोप केवल दलीय भिन्नता के कारण विरोध और सदन ठप करने की मानसिकता से जनता से जुड़े मूल मुद्दे प्रायः गौड़ हो जाते हैं। इससे सदन का कीमती समय बर्बाद होता है, निर्णय हो ही नहीं पाते। ऐसी स्थितियां किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि सदन समुचित रूप में चले और यहाँ जनहित में सार्थक कार्य हों। लोकतंत्र की मजबूती के लिए और जनता के हित में अधिकाधिक कार्य किए जाने के लिए ये जरूरी है कि सदन की बैठकें समय पर आहूत हो। एक ही सत्र को लंबा नहीं चलाया जाए, बल्कि सत्रावसान की कार्रवाई समुचित ढंग से यथा समय हो। इन सभी से ही लोकतंत्र सशक्त होता है। इसी की आज सर्वाधिक आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि सदन में बोला जाने वाला एक एक शब्द महत्व रखता है। यहाँ जो सदस्य चुनकर आते हैं उनके आचरण का इतिहास बनता है। इसलिए सदन की मर्यादा के लिए, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए ही हमें सभी स्तरों पर कार्य करना चाहिए। यही हम सभी का दायित्व भी है। ऋग्वेद में आता है, भद्रम गृहम कृणसु भद्रवाचो उच्चैते सभासु, अर्थात घर को भद्र बनाएं, फिर वाणी को भद्र बनाएं और सभा में भद्र आचरण करें। यहाँ मर्यादित व्यवहार हो, इसके लिए सभी सचेत रहेंगे, तभी लोकतंत्र के प्रति आस्था और विश्वास सदा बना रहेगा। बहुत सारी बातें, मेरे अपने संसदीय अनुभव भी इतने हैं कि अगर उन्हें ही यदि सुनाने लगे तो समय का पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अपनी वाणी को विराम देते हुए अंत में यह कहना चाहूँगा कि हम अपनी बात रखें, बहुत मजबूती से रखें, परंतु दूसरे पक्ष को सुनने के लिए भी सदा तत्पर रहें। महात्मा गांधी ने 31 मई 1942 के हरिजन में लिखा था, अगर हम दूसरे पक्ष की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं तो लोकतंत्र का विकास संभव नहीं हो सकता। जब हम अपने विरोधी की बात सुनने से इनकार कर देते हैं या उनकी बात को सुनकर उसका उपहास करते हैं, तब उसका अर्थ होता है कि हम विवेक और तर्क का द्वार बंद कर रहे हैं। महात्मा गांधी के इस कहे के आलोक में ही कहना चाहूँगा कि हम अपने मत के प्रति आग्रह रखें, परंतु दूसरे पक्ष के प्रति भी किसी तरह का पूर्वाग्रह नहीं पालें। सदन में संवैधानिक मूल्यों, नियम कानूनों के साथ उदात्त जीवन मूल्यों और आदर्श की पालना करेंगे, तभी निरंतर सम्मान और प्यार की अपेक्षा हम कर सकते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम की सोच के साथ संसार को अपना परिवार मानते मनुर्भव की महान संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इकबाल ने अपनी शायरी तराना ये हिंद में इसीलिए तो कहा है, यूनानो मिश्रो रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आइए हम राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर
देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए कार्य करें। हम हमारे विधायी कार्यस्थलों को लोकतंत्र के मंदिर के रूप में पूजते हुए उनसे जुड़े आदर्श स्थापित करें। उनके जरिए हम राष्ट्र और जनमन के विकास के लिए कार्य करें। सम्माननीय राष्ट्रपति महोदया का एक बार फिर यहाँ अभिनंदन और स्वागत है। आपने मुझे यहाँ स्मरण किया, मुझे अपनी विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। इसके प्रति अत्यधिक आभार व्यक्त करते हुए आप सब लोगों का पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।